वसुंधरा की बहू संगीता, जो कि बहुत ही बड़ी चुगलीखोर थी, उसको सारा दिन किसी न किसी की चुगली करने से मतलब रहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे कहती है, अरे बहू, दिन निकल आया है। जो अचार धूप में डालने के लिए रखे थे उन्हें ले जाकर धूप में डाल दे। शाम को तेल गरम करके उसमें तेल डालना है। और आज धूप भी अच्छी निकली है, अचार अच्छे से सूख जाएंगे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन लेना, अगर काम ढंग से नहीं किया ना तूने तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपने जो बोला है वो मैं बिल्कुल सही तरीके से और सही समय पर कर दूंगी। मेरा फर्ज है मैं आपको हमेशा खुश रखूं और इस घर की पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लूं। फिर सर्वगुण संपन्न बहू जो हूँ, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, तेरे संस्कार कितने अच्छे हैं ये मुझे अच्छे से पता है। इसे कहते हैं कि अपने मुआ मिट्ठू। अपनी तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती तू। जितना बोला है उतना कर, और बाकी का जो काम पड़ा है ना उसे भी समय से कर लेना। मैं जरा अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, कीर्तन है ना उसके घर। जब तक घर आऊँ तब तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, लगी हूँ घर के काम में। बुढ़िया मुझ पर इतना सारा काम का बोझ डालकर अपनी सहेली के घर चली गई। अब आप ही बताओ, अकेली नन्ही सी जान क्या क्या काम करेगी। सच में तेरी सास के तो बड़े ही आराम है। कभी यहाँ घूमती है, कभी यहाँ घूमती है, कभी वहाँ घूमती है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी के ऊपर छोड़ रखी है उस बुढ़िया ने तो। वही तो, सारा दिन अपनी बेटी से लगी रहती है फोन पर। सुना है मेरी ननद अपनी सास से बहुत लड़ाई करती है। अरे जैसी माँ है वैसी तो बेटी होगी ना। आखिर बच्चों के अंदर भी तो माँ के संस्कार होते हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा। खैर हमें क्या, मेरी जो पड़ोसन है ना, अरे वही शर्मा आंटी की लड़की, कल हमारी गली का जो बबलू है ना उसके साथ भाग गई। यही बताने के लिए तो मैंने तुझे फोन किया था। अच्छा, वैसे आपको पता है मेरी ननद की शादी को 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इस वजह से उनके ससुराल में आए दिन कलेश होता रहता है। ये बात अभी घर के अंदर ही है, बाहर वालों को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। खैर मेरी आदत है, मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती। अब जरा घर का काम वाम कर लूं माँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी संगीता की सास उससे बोलती है, अरे बहू, जो अचार मैंने तुझे दिए थे ना धूप में डालने के लिए, जरा ले आ। तेल डाल देती हूँ उसके अंदर गरम करके। हे भगवान, मैंने तो अचार धूप में सुखाया ही नहीं। अब क्या करूं? ये बुढ़िया तो मुझे मार डालेगी। कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा अच्छा सा। क्या करूं? हाँ, आइडिया। सुनाई नहीं दिया क्या महारानी तुझे? माँ जी, अचार तो ठीक से सूखा नहीं। दरअसल छत पर ना एक बिल्ली अचार के पास बार बार घूम रही थी। इस डर के मारे मैं अचार नीचे ले आई। क्या पता बिल्ली अचार के जार को नीचे से गिराकर तोड़ देती या फिर अचार छोटा कर देती तो। अरे थोड़ा बहुत तो धूप लगा होगा ना, लेकर आ। मैं देख के पता कर लूंगी कि कितना धूप लगा है और कितना नहीं। माँ जी, थोड़ा सा भी धूप नहीं लग पाया। अरे तुझे चुगली करने से फुर्सत मिले तब तो काम के ऊपर ध्यान देगी ना। और रही बात बिल्ली की, तो बिल्ली मेरे घर में आ ही नहीं सकती। तू कह रही है कि बिल्ली छत पे बार बार आ रही थी। अरे बिल्ली आने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो बिल्ली कहाँ से आएगी। अगर अपनी आदत नहीं सुधार सकती तो कम से कम झूठ भी मत बोला कर। दोनों माँ बेटी बैठकर यहाँ वहाँ की चुगलियाँ करती रहती हैं। सास को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत घर से बाहर चली जाती है। सास अपनी बहू की चुगली करने की आदत से बहुत परेशान थी। चलते चलते रास्ते में सास को कई बार दिखाई देती है। सास बाबा के पास जाती है और उनको अपना सारा दुखड़ा सुनाती है, जिसके बाद बाबा उससे कहते हैं, अच्छा, तो तुम अपनी बहू की चुगली करने की आदत से परेशान हो। चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। ये एक चमत्कारी गोली है। इस गोली को अपनी बहू को दूध में मिलाकर दे देना। उसके अगले ही दिन ये गोली अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। जब तुम्हारी बहू चुगली करना शुरू करेगी तब यह चमत्कारी गोली उसकी जुबान इतनी ज्यादा लंबी कर देगी। ऐसा 3 दिनों तक रहेगा और उसकी जुबान तब ठीक होगी जब उसे सच में अपनी गलती का एहसास होगा, और उसे इस गलती का एहसास तुम ही दिलाओगी। एक सास के जरिए ही उसकी बहू की बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। सास वो गोली लेकर घर आ जाती है और अपनी बहू को दूध में मिलाकर दे देती है। ऐसे ही अगले दिन बहू फिर से फोन पर किसी से बातें करते हुए किसी की चुगली करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो चुगली करना शुरू करती है, उसकी जीभ धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उसकी जीभ काफी लंबी हो चुकी थी। बहू बहुत ही ज्यादा डर जाती है
और वो चिल्लाते हुए अपनी सास को बुलाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या बहू, तेरी जीभ तो लंबी हो गई। लगता है कि चुगली करने के लिए अब परफेक्ट बन चुकी है। आखिर इतनी छोटी सी जीभ से कितनी चुगली कर पाएगी, इसीलिए भगवान ने लंबी जीभ कर दी ताकि तू जी भर के चुगलियां कर सके। नहीं माँ जी, मुझे इस लंबी जुबान से ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जीभ अंदर से खिंच रही है और मुझे दर्द भी हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी, ये क्या हो गया मेरे साथ? इसे कहते हैं बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर इंसान अपने ही कर्मों के फल से घबराने और डरने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके किए हुए कर्म कर्म नहीं बल्कि कुकर्म थे। और तुझे अभी भी समझ में नहीं आया बहू कि मैं तुझे क्या समझाना चाहती थी और ये सब क्या है? आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलिए ताकि वो मुझे ठीक कर दे। दरअसल बहू, ये एक ऐसी परेशानी है जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। मुझे कल सपना आया था कि सपने में भगवान ने मुझे कहा था कि अगर तेरी बहू चुगली करना बंद नहीं करेगी तो मैं उसकी जीभ लंबी कर दूंगा। और देख, मेरा सपना सच हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उसके ठीक 3 दिन बाद तेरी जीभ पहले जैसी हो जाएगी। अब ये तो तुझे पता होगा ना कि तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ भी है या नहीं। हाँ माँ जी, मैंने अपनी ही ननद की चुगली फिर से अपनी माँ से की थी और जैसे ही मैंने ये चुगली की वैसे मेरी जीभ इतनी लंबी हो गई। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सही कहा है आपने कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मैं आए दिन हर किसी न किसी की बुराई करती रहती थी, चुगली करती रहती थी। यहाँ की बात वहाँ करने में मुझे बड़ा मजा आता था और आए दिन का ये मजा मेरे लिए इतनी बड़ी सजा बन गई। माँ जी, अब मैं कैसे ठीक होंगी? वादा करती हूँ अब मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। अब बस मुझे किसी तरह ठीक कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी किसी की चुगली नहीं करूंगी। अब तो ठीक 3 दिन बाद ही कुछ हो सकता है बहू। अगर तुझे दिल से अपनी गलती का एहसास हुआ है तब तो जरूर भगवान तुझे ठीक कर देंगे। इस तरह से इस बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देखते ही देखते 3 दिन बाद बहू की जीभ अपने पहले जैसी ही हो जाती है, जिसके बाद वो अब किसी की चुगली नहीं करती। चुगली करने से पहले उसे लंबी जीभ का खौफ आ जाता है। कुलवंत के 4 बेटे थे। कुलवंत ने बचपन से ही अपने काले रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे और कुलवंत के पति सोम ने हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन कुछ साल पहले ही सोम की मृत्यु हो गई थी। अब सोम की मृत्यु के बाद कुलवंत अपने 4 बेटों के साथ रहा करती थी। कुलवंत को इस बात की खुशी थी कि उसके 4 बेटे गोरे थे और अब बड़े हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कुलवंत रसोई घर में काम कर रही होती है। तभी कुलवंत का बड़ा बेटा राज आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप कितना काम करती हो। वैसे मैं आज छुट्टी पर हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपके कामों में आपका हाथ बटा लूँ। एक तू ही मेरा संस्कारी बेटा है। बाकी जो तेरे 3 नालायक भाई हैं, आयुष, पीयूष और अमित, वो तीनों तो एक नंबर के कामचोर हैं। उन्हें तो बस खुद से मतलब है, भले ही माँ यहाँ काम करते करते मर ही जाए। तभी वहाँ कुलवंत का दूसरा बेटा आता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ, आपने अब तक मेरा लंच पैक नहीं किया? आज आपकी वजह से फिर से मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, माँ की वजह से तो तू हमेशा ही लेट होता है। आने दो तुम चारों की बीवियों को, फिर देखते हो कौन हमेशा समय पर ऑफिस पहुँचता है। कुलवंत अपने 4 बेटे से बहुत प्यार करती थी और कुलवंत के 4 बेटे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से हंसते खेलते कुलवंत का परिवार चल रहा होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुलवंत की बहन दिव्या आती है और कुलवंत से बोलती है, दीदी, मेरी 3 बेटी थी, मैंने तो अपनी तीनों बेटी की शादी करवा दी। तेरे 4 बेटे मेरी तीनों बेटियों से बड़े हैं, पर अब तक तूने अपने एक बेटे की भी शादी नहीं करवाई। अरे तुझे अपने बेटों की शादी करवानी भी है या नहीं? करवानी तो थी, पर मैं सोच रही थी कि एक बार अपने 4 बेटों से भी पूछ लूं, कहीं उन्होंने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी। पूछ लेना दीदी, अगर तुम्हारे लड़के के नजर में कोई लड़की नहीं होगी तो मुझे बताना। मेरे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं, वो भी संस्कारी। इस तरह से दिव्या चली जाती है और शाम को जब उसके सारे बेटे घर आते हैं तो कुलवंत अपने बेटों से उनकी शादी की बात करती है। जिसके बाद आयुष, पीयूष और अमित अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी माँ को बता देते हैं। जिसके बाद कुलवंत अपने सबसे बड़े बेटे राज से बोलती है,
राज बेटा, तूने किसी लड़की के बारे में नहीं बताया? हाँ माँ, क्योंकि मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी करनी है। राज की ये बात सुनकर कुलवंत बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बहन को बताती है। अब बहुत जल्द कुलवंत अपनी चारों बेटों की शादी उनकी मनपसंद की लड़कियों से करवा देती है। कुलवंत की चारों बहू बहुत गोरी और सुंदर होती है और कुलवंत की 3 बहू के अंदर अपने गोरे और सुंदर होने का बहुत घमंड होता है। ऐसे ही एक दिन छोटी बहू, ओ छोटी बहू पूजा, देखो सुबह हो चुकी है, अब उठकर फ्रेश हो जाओ। माँ जी प्लीज, जब मैं सोकर उठती हूँ तो आप मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि मुझे सोकर उठते ही आपका काला चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहू, मैं तो बस तुझे यहाँ उठाने आई थी। कुलवंत पूजा को उठाई रही होती है कि तभी कुलवंत की दूसरी बहू नीलम वहाँ आ जाती है और कुलवंत से बोलती है, ओहो माँ जी, सही कहते हैं आयुष जी, सच में आप बहुत ही लापरवाह इंसान हो। आप जानती हो ना, मुझे आयुष जी के साथ ही ऑफिस जाना होता है, पर फिर भी आपने अभी तक हमारा लंच पैक नहीं किया। ऊपर से आपकी काली शक्ल, मैं जब भी आपको देखकर ऑफिस जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन आपके चेहरे की तरह काला अंधकार में चला जाता है। अपनी बहुआ के मुंह से अपने काले रंग के लिए ऐसा सुनकर कुलवंत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसके तीनों बेटे भी अपनी बीवियों के बहकावे में आ जाते हैं और अब वो भी अपनी ही माँ को उसके रंग के लिए ताने मारने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात कुलवंत को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और नीलम का खूब ख्याल रखती है। और ऐसे ही एक दिन, बहू ये लो केसर वाला दूध, केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। माँ जी, मैं गोरी, मेरे पति गोरे, तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा बच्चा भी गोरा ही होगा। और वैसे भी आप प्लीज सुबह शाम मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए, अगर मैं भी आपका चेहरा पूरे दिन देखती रहूंगी तो मेरा बच्चा भी काला होगा, बिल्कुल आपकी तरह। अपनी बहू की ये बात सुनकर कुलवंत दूध का गिलास वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ अब और ज्यादा दिन कुलवंत की बड़ी बहू दिशा से बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन जब खाने की टेबल पर कुलवंत के तीनों बेटे और उनकी बीवियां कुलवंत के काले रंग का मजाक बना रही होती हैं। वैसे माँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, कहते हैं कि पति पत्नी अगर गोरे होते हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होता है और अगर काले होते हैं तो उनका बच्चा भी काला होता है, पर आपने गोरे बच्चे कैसे पैदा कर लिए, जबकि आप तो तवे से भी ज्यादा काली है। अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी पूजा कि हमारे पिताजी गोरे थे और इसीलिए हम गोरे हुए। हमारे पिताजी भी काले होते तो आज तुम्हारे जीवन में हम गोरे पति नहीं, हम काले पति होते। बच्चों, काले और गोरे रंग में क्या रखा है, इंसान का तो बस दिल साफ होना चाहिए। माँ जी, जिस इंसान का रंग ही काला हो उसका दिल कैसे साफ हो सकता है। ये सुनकर दिशा से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो सबसे बोलती है, बस बहुत उड़ा लिया तुम लोगों ने माँ जी का मजाक। यहाँ पे गोरी और काली की बातें हो रही है ना, तो मुझे ये बताओ कि तुम तीनों में से मैं काली हूँ या गोरी? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसे भी आप तो पूरे घर में सबसे गोरी और सुंदर हो, आपकी जैसी रंगत और सुंदरता तो हर किसी को चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि तुम सब मुझसे काले हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इन चीजों के लिए नहीं बोला। फिर तुम तीनों बहुएं माँ जी को उनके रंग के लिए कैसे बोल सकती हो? तुम तीनों को तो छोड़ो, मैं तो आप तीनों पे हैरान हूँ, आयुष, पीयूष, अमित। माँ जी आपकी माँ है ना, इसी रंग के साथ उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, आपको आपकी मर्जी से शादी करने दिया, और आज आप तीनों अपनी माँ को इस तरह सुना रहे हैं। पर दीदी, काले को काला ही कहा जाता है। अरे माँ जी का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन तुम तीनों की सोच, दिल, सब कुछ काला है। तुम सबको काला रंग बहुत पसंद है ना, काला कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, लेकिन काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर विष्णु भगवान भी तो काले थे ना, लेकिन फिर भी सब उनसे कितना प्यार करते थे। शादी होने के बाद बहुएं अपने घर को संभालती हैं, लेकिन तुम तीनों बहुओं के आने के बाद भी माँ जी खुद सबका ख्याल रखती हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ करती हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ जी को उनके रंग के लिए ताने दे रहे हो। बस कर बहू, उन्हें बुरा लग रहा होगा, उनके दिल को ठेस पहुंच रही होगी। अगर इनके दिल को ठेस पहुंचती है ना माँ जी, तो पहुंचने दीजिए। आखिर इन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जिनकी बदौलत आज ये लोग इस घर में है ना, वो लोग कैसे आपको रंग के लिए ताना दे सकते हैं? आज अगर यहाँ पे राज होते तो शायद घर में ये सब कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुलवंत दिशा को समझाती है,
लेकिन अपनी तीनों बहू को कुछ नहीं बोलती। ये देखकर कुलवंत की तीनों बहू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो कुलवंत से बोलती हैं, माँ जी, दीदी आज बिल्कुल सही बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए। माँ जी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। काश कि इस तरह के संस्कार हमें हमारे माँ बाप ने दिए होते तो आज हम आपके काले रंग को लेकर आपका इतना मजाक नहीं बना रहे होते। इस तरह से कुलवंत की तीनों बेटे और उसकी बहुओं को अकल आ जाती है, जिसके बाद कुलवंत अपने बहू बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। राधा अपने पति विनोद के साथ रहा करती थी। विनोद राधा जैसी बीवी पाकर बहुत खुश था और उस पर आंख बंद करके विश्वास किया करता। ऐसे ही एक दिन विनोद ऑफिस से घर आता है और राधा विनोद के लिए खाना लेकर आती है। लीजिए, खाना खा लीजिए, सारा दिन ऑफिस में काम करते करते थक जाते होंगे। मैं जानता हूँ राधा, पर तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा चलो आज हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं विनोद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला पति से पहले पत्नी कैसे खा सकती है? पता नहीं कितनी संस्कारी बीवी मिली है मुझे, पर मेरी प्यारी राधा, मैं तुम्हें खुद से पहले खाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। विनोद के बार बार कहने पर भी राधा विनोद के साथ खाना नहीं खाती और किसी न किसी तरह से बहाने मारकर विनोद को सारा खाना खिला देती है। खाना खाने के 10 मिनट बाद ही विनोद को बहुत तेज नींद आने लगती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। विनोद के सोने के बाद राधा किसी को फोन करती है और कुछ देर बाद राधा के घर पर अनिल नाम का एक लड़का आता है। कहाँ गया तुम्हारा पति? भला वो गधा कहाँ जाएगा? सो रहा है घोड़े बेचकर अपने कमरे में। उसे सोने देते हैं और हम एक दूसरे के कमरे में जाकर प्यार भरी बातें करते हैं। बेचारा विनोद तुम पर आंख बंद करके विश्वास करता है और तुम्हें इतनी संस्कारी कहता है, पर उस बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी संस्कारी नहीं शातिर है, जो हमेशा उसके खाने में नींद की दवाइयाँ डाल देती है और उसी नशे में विनोद पूरी रात सोता रहता है। इतना बोलकर अनिल हंस कर बातें करने लगता है और एक दूसरे के वो बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और राधा हमेशा की तरह विनोद को खाने में नींद की दवा डालकर उसे सुला देती। एक दिन आ गए, अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं राधा, मेरे पास खाने का भी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो, मुझे किसी जरूरी काम से अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। मैं अब 3 दिन बाद ही घर आ पाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। पर ऐसे अचानक आप कहाँ जा रहे हो विनोद? राधा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है। अगर मैं कल सुबह तक नहीं पहुंचा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और अगर कंपनी रोड पर आई तो हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे। अब तुम बातें मत बनाओ, जल्दी से मेरा सामान पैक करो। विनोद की ये बात सुनकर राधा मन ही मन बहुत खुश होती है और जल्दी से विनोद का बैग पैक कर देती है। विनोद बिना समय गवाए घर से निकल जाता है। विनोद के जाते ही राधा तुरंत अनिल को फोन करके घर बुला लेती है और वो दोनों अकेले घर में एक साथ रहते हैं। पर ये क्या, रात के 2 बजे विनोद घर आ जाता है। घर का दरवाजा खुला था। विनोद सीधे घर में जाता है जहां वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है। राधा, ये आदमी कौन है जिसकी बाहों में तुम हो? राधा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति ऑफिस के काम से बाहर गया है, फिर ये यहाँ कैसे? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया राधा, और तुमने मेरी ही पीठ पर खंजर घोंपा। मेरे होते हुए तुम किसी गैर मर्द के साथ अपने नाजायज संबंध बना रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से जाने लगता है और तभी राधा एक डंडे से विनोद के सर पे मारती है और विनोद वही बेहोश हो जाता है। पागल लड़की है, क्या किया तुमने? अगर तुम्हारा पति मर गया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी, हम दोनों फंस जाएंगे। अनिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। अगर अनिल ने हमारी कंप्लेंट लिखवा दी, मुझे तलाक देते तो हमारा क्या होगा? बस इसीलिए मैंने विनोद को बेहोश करने के लिए उसके सर पर डंडा मार दिया। अब अनिल और राधा विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वो डॉक्टर से झूठ बोलते हैं कि घर में अंधेरा होने की वजह से विनोद का पैर फिसल गया और इसके सर पर चोट लग गई। डॉक्टर विनोद का इलाज करते हैं पर विनोद पागल हो चुका था और जैसे ही ये खबर राधा और अनिल को लगती है, उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो ये अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तुम्हारा पति पागल भी हो गया और हम दोनों का सच भी सबके सामने आने से बच गया। अनिल, अब तो हम इस पागल के सामने भी खुलकर रोमांस कर सकते हैं।
इतना बोलकर राधा और अनिल विनोद को घर ले आते हैं। विनोद अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। साथ ही साथ राधा और अनिल उसे और पागल करने के लिए उसे दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे पति परमेश्वर, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप पागल हो गए, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और मैं इस घर में आपके सामने अनिल के साथ रह सकती हूँ। अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत गंदी हो। तुमने इस आदमी के लिए मुझे धोखा दिया। मैं सबको बताऊंगा कि तुम धोखेबाज बहू हो। फिर मम्मी पापा चाचा चाची सब मिलकर तुम्हें मारेंगे और इस बैड बॉय को भी मारेंगे। पर मुझे कौन मारेगा, पागल कहीं के? कौन है यहाँ मेरे और मेरी राधा के अलावा? मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे पागल कहा तो मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा। राधा, बहुत बकवास सुन ली मैंने इस पागल की। अब जल्दी से इस पागल को पागल वाला इंजेक्शन दो और कुर्सी से बांध दो। अनिल के कहने पर राधा बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अपने आशिक के साथ इसी तरह से लोगों की नजरों में धूल झोंकती है। एक दिन अनिल और राधा एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका घर का डोरबेल बजता है और जब राधा दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास गांव से आई है। अब क्या था, अब राधा जल्दी से अनिल को दूसरे रास्ते से भगा देती है और अपनी सास को घर में ले आती है। बहू, मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहाँ है मेरा बेटा? वो तो भला हो दामाद जी का कि उसने विनोद की ऐसी हालत देखकर मुझे बताया कि तू विनोद को पागल खाने लेकर गई है। माँ जी, मैंने आपको इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं विनोद जी के पागल होने की खबर सुनकर आपको कोई सदमा ना लग जाए। कोई बात नहीं बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अच्छे से अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। इस तरह से राधा की सास वहाँ रहने के लिए आ जाती है, पर राधा को अपनी सास का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं आता। पर बेचारी राधा करती भी क्या, इसलिए वो अब अपनी सास को भी रात के खाने में नींद की दवा देने लगती है। पर राधा की सास को राधा पर शक हो जाता है और एक रात वो राधा का दिया हुआ खाना नहीं खाती, जिसके बाद राधा की सारी सच्चाई राधा की सास के सामने आ जाती है। अच्छा, तो ये है असली सच्चाई। मेरा बेटा पागल नहीं है, तुम दोनों ने मिलकर उसे पागल किया हुआ है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ बुढ़िया तो क्या करती है। जैसे मैंने तेरे बेटे को पागल किया उसी तरह से मैं तुझे भी पागल कर दूंगी। इतना बोलकर राधा जैसे ही अपनी सास को मारने जाती है वैसे ही वहाँ पुलिस आ जाती है। मैं जानती थी कि तुम दोनों मुझे नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। तुम दोनों की काली करतूत पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद पुलिस राधा और अनिल को अपनी हिरासत में ले लेती है और राधा की सास अपने बेटे का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और बहुत जल्द विनोद ठीक हो जाता है और वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। राधा अपने पति विनोद के साथ रहा करती थी। विनोद राधा जैसी बीवी पाकर बहुत खुश था और उस पर आंख बंद करके विश्वास किया करता। ऐसे ही एक दिन विनोद ऑफिस से घर आता है और राधा विनोद के लिए खाना लेकर आती है। लीजिए, खाना खा लीजिए। सारा दिन ऑफिस में काम करते करते थक जाते होंगे। मैं जानता हूँ राधा, पर तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा चलो, आज हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं विनोद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला पति से पहले पत्नी कैसे खा सकती है? पता नहीं कितनी संस्कारी बीवी मिली है मुझे, पर मेरी प्यारी राधा, मैं तुम्हें खुद से पहले खाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं।